नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में जातिगत आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और अब इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासी हलचल भी बढ़ गई है। कांग्रेस ने हाल ही में एक बड़ी मांग उठाई है, जिसमें पार्टी ने प्राइवेट कॉलेजों में भी SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षण देने की बात की है। ये मांग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उठाई और कहा कि संविधान के आर्टिकल 15(5) के तहत निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। दरअसल ये मामला लगभग 20 साल पहले आया था। उस समय UPA 1 सरकार के दौरान संविधान में 53वां संशोधन किया गया था और जिसके तहत आर्टिकल 15(5) लाया गया था और इसके माध्यम से सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू भी किया गया था, लेकिन प्राइवेट संस्थानों के लिए इसे लागू नहीं किया गया था। अब 2 दशकों के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को फिर से तूल देना शुरू किया है, जिसके तहत वो प्राइवेट कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण देने की मांग कर रही है। सवाल ये है कि इतने समय बाद इस मांग के क्या मायने हैं? आरक्षण को लेकर कानून बनाने की मांग कितनी जायज है? सुप्रीम कोर्ट समय समय पर निर्देशित करता आया है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा? इसी पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मांग है सरकार से, मोदी सरकार से, कि आप अनुच्छेद 15(5) को कब लागू करेंगे। सरकार क्या सोच है, क्या विचार है? दुनिया भर की बातें करते हैं। अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं तो आर्टिकल 15(5) को लागू करिए, यही तो हमारी मांग है। निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के सवाल को कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने बहस में ला दिया है। कांग्रेस ने संसदीय समिति के उस सुझाव का समर्थन किया है, जिसमें निजी संस्थानों में भी आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत ये सुझाव दिया गया है। कांग्रेस ने अब दलितों, आदिवासियों और पिछड़े तबके के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि करीब 2 दशक पहले इस विषय पर संवैधानिक समर्थन हासिल होते हुए भी कांग्रेस की ही सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जिसकी एक बार फिर मांग उठी है। चलिए आपको बताते हैं संविधान का 15(5) संशोधन किया था, जिसके तहत ये सुझाव दिया गया। संविधान संशोधन जो किया गया है 2006 में, आर्टिकल 15(5) अनुच्छेद 15(5), ये हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है। इसका माने ये है कि सरकार निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दे सकती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC वर्गों के युवाओं के लिए। तब चुनाव हुआ, मोदी जी की सरकार आई, 11 साल हो गए हैं, पर इसका पूरा नजरअंदाज किया गया है, इसका जिक्र ही नहीं हुआ है। अभी अभी जो स्थायी समिति है, शिक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति है, उसने भी ये सिफारिश की है। हमारा जो न्याय पत्र है, पिछले साल का न्याय पत्र, जिसका प्रचार हमारे प्रधानमंत्री ने अलग अलग तरीके से किया था, उसमें हमने ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अनुच्छेद 15(5) को पूरी तरीके से लागू करेंगे और निजी संस्था को पढ़ने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC वर्गों की जो युवा हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि फीस इतना है। तो इसीलिए तो ये प्रावधान किया गया था हमारे संविधान में। सरकार क्या सोच है, क्या विचार है? अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं तो आर्टिकल 15(5) को लागू करिए, यही तो हमारी मांग है। अनुच्छेद 15(5) की कहानी भी काफी दिलचस्प है। साल 2005 में कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार का पहला कार्यकाल, सरकार नई बनी थी। संसद में 93वां संविधान संशोधन लाया गया। सरकार ने संशोधन कर संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा। इस संवैधानिक संशोधन के तहत ये प्रावधान कर दिया गया, सरकार सभी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू कर सकेगी। ये सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होने वाला संशोधन था, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट। 2006 में सरकार एक केंद्रीय शिक्षण संस्थान कानून लेकर आई। इसके तहत UPA की सरकार ने सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन UPA सरकार कभी भी निजी संस्थानों में आरक्षण लागू करने को लेकर कानून लेकर नहीं आई। आरक्षण के इस अहम पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिशा निर्देश दिए हैं।
साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में 2006 के कानून पर मोहर लगाई थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रांतीय एजुकेशनल और कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत राज्य मामले में अनुच्छेद 15(5) के प्रावधान को सही ठहराया था। इसका मतलब था कि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को संवैधानिक दायरे में ही निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई मामले में ये कहा था कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास शिक्षण संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार है, साथ ही वे उसकी नामांकन प्रक्रिया भी तय करने को लेकर स्वतंत्र हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि अभी ये मुद्दा अचानक क्यों उठा। दरअसल कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली शिक्षा पर बनी संसदीय समिति ने एक कानून लाकर निजी संस्थानों में आरक्षण का सुझाव दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने बिना किसी देरी के इस सुझाव का समर्थन कर दिया। कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में भी अपने घोषणा पत्र में ये वादा कर चुकी थी कि सरकार बनने की दिशा में वो निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करेगी। उधर इस विषय को समझने वाले कई जानकारों की राय है कि महज अनुच्छेद 15(5) होने से ये लागू नहीं होगा। इसके लिए सरकार को एक अलग से कानून लाना होगा। संविधान में 15(5) के तहत महज प्रावधान किया गया है, लागू करने के लिए सरकार को कानून लाना होगा। गौर करने वाली बात ये भी है कि जिस रफ्तार से निजी शिक्षण संस्थान बढ़े हैं और वहाँ प्रतिनिधित्व की खाई और चौड़ी हुई है, ये विवाद और गहरा सकता है। बहरहाल कांग्रेस की इस मांग पर केंद्र सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या इस पर कानून बनाने की बात सार्थक होगी, ये आगामी समय में देखना होगा। लेकिन इस वक्त देश के किसी भी निजी शिक्षण संस्थान में जातिगत आरक्षण लागू नहीं है। अगर ये कानून बनता है तो इसका देश के शिक्षा तंत्र पर बड़ा असर पड़ सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। निजी कॉलेजों में आरक्षण के बारे में सोच विचार का दौर जिस तरह से फिर एक बार शुरू हुआ है, उसने एक नई बहस को जन्म जरूर दे दिया है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। हमारी मांग है सर, तो निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग है। वाकई में एक बड़ा सवाल जैसा है कि क्या समीकरण बदलेगा। देखिए, ये अभी तक किसी भी संस्थान में आप देख लीजिए देश के, इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। 20 साल, 2 दशक यदि इस चीज को आज फिर से लाया गया है, 2 सवाल लाजमी है। एक तो ये कि इतने वक्त बाद कांग्रेस इस चीज को क्यों लाई। लोकसभा के दौरान भी यदि ये बात आती है कि उन्होंने कहा था यदि कांग्रेस की सरकार आती तो निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण वो देते। खैर, सरकार नहीं आई, चीजें नहीं हुई, लेकिन जब आपको मौका मिला था, जब 15(5) का जिक्र हुआ, जब इंप्लीमेंट हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी थी, तब आपने सरकारी चीजों को तो इंप्लीमेंट करा दिया। निजी शिक्षण संस्थानों पर तो आप तब भी कुछ नहीं कर पाए, तो आपने क्यों नहीं किया? एक सवाल वो। उसके बाद आज इतने वक्त बाद, 2 दशक बाद इस मांग को उठाना या इसकी चीज को सामने रखना, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे समझने की जरूरत है। क्या सरकार का रुख होगा? क्योंकि अब सिर्फ 15(5) से ये सुझाव के तहत मांग जरूर रखी गई है, लेकिन सिर्फ 15(5) के तहत इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको कानून लाना होगा। तो अब कानून कौन लाएगा? क्या सरकार इसको सकारात्मक रूप से लेगी? क्या इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देगी? कहां तक ये मामला जाएगा? क्योंकि छोटा सा मामला नहीं है, संवेदनशील मुद्दा है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है, जुड़े हैं हमारे साथ। और कानून मामलों के जानकार हैं हेमंत शुक्ला। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं तनुज दीक्षित, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिक्षाविद है निपुण आलम बयान। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निपुण जी आपसे, क्योंकि एक शिक्षाविद हैं और एजुकेशन को लेकर ये जो मांग है, एक लंबे वक्त बाद ये मांग आई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चर्चा हो रही है। 2 दशक बाद यदि ये मांग का आना, इस वक्त पे आना और उस समय पे नहीं हो पाया था, किस तरह से देखते हैं? और ये मांग कितनी जायज है? क्या मायने हैं इसके? क्या प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है? तो क्या बिना कानून के तो नहीं हो पाएगा जो कहा जा रहा है? क्या करने की जरूरत है? देखिए राकेश जी, अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं,
तो जैसा आप जानते हैं, शिक्षा का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21A के तहत हमें दिया गया है। लेकिन वही जब हम संविधान के आर्टिकल 35 को देखते हैं, जो आपकी बात थी, तो आर्टिकल 35 ये कहता है कि अगर आपको किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अगर जमीन पर लागू करना है तो हमको कई बार क्या होगा, बहुत सारे लॉ पास करने पड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 17 के लिए अस्पृश्य अपराध अधिनियम, जो बाद में फिर आपका उसका नाम बदल दिया गया, नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ऐसे शिक्षा के अधिकार को जमीन पर लाने के लिए जो आर्टिकल 21A के तहत दिया गया था, 2009 में एक्ट बनाकर उसको 1 अप्रैल यानी कि आज के दिन से ही 2010 को लागू किया गया। तो ये बात सही है कि अगर हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके अंदर, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो उसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, और कानून के बाद ही होगा। लेकिन बात ये है कि अभी जो ये बात उठी है वो क्यों उठी है? देखिए, जो हमारी संसदीय समितियां होती हैं उस समिति में आपकी 8 समिति हैं, जिसमें से एक समिति है शिक्षा संबंधी समिति, जो स्थायी समिति की तरह काम करती है। तो जो वो आपका शिक्षा संबंधी समिति है उसने सुझाव दिया कि अगर हमको वाकई में एजुकेशन पे काम करना है तो प्राइवेट सेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। रीजन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जिस प्रकार से अपने आप को फैला रहा है, इतना बड़ा सेक्टर आपको हो जाता है, तो उसको आरक्षण से जोड़े बगैर हमारा जो मकसद है क्या, सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का, और जो हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जो ये नारा है फलीभूत तभी होगा जब आपको इसको एजुकेशन को, यानी कि आपका एजुकेशन सेक्टर में, निजी सेक्टर में आरक्षण लागू करना होगा। तत्काल क्या किया कांग्रेस ने, इस बात को, जो शिक्षा की स्थायी समिति ने जो बात कही थी उसको लपक लिया और जय रमेश जी ने कहा कि आप इसको क्या कीजिए, लागू कीजिए। तो पहले तो बात है कि कांग्रेस के द्वारा विचार नहीं रखा गया, विचार रखा गया है शिक्षा की स्थायी समिति के द्वारा, पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। ये बात जरूर है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है, चाहे 2024 के चुनाव की हम बात करें, मुद्दे को उठाया। लेकिन जो आपने खुद कहा, अगर वाकई में कांग्रेस इतनी सीरियस थी इस प्रकार के राइट्स को लेकर, जितनी जातियां, जितनी जनसंख्या उतना हक वाली बात को लेकर चलती है, तो बात है कि जब 2005 में 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था तब ये हाथों हाथ प्रावधान कर दिया होता। 2006 में तो बाद में उन्होंने किया कि केवल आपका क्या होगा, जो केंद्रीय विद्यालय हैं, क्योंकि राज्य के अंदर विरोध हो गया था, तो केंद्रीय विद्यालय जो है उनमें आपका क्या होगा, एडमिशन के समय आर्टिकल 15(5) जो होगा लागू होगा। तो आपने उस समय क्यों सीरियसली 2005 से लेके 2014 तक आपकी सरकार रही, या फिर जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, चाहे कर्नाटक है, वहां भी आप लागू कर सकते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार है ये तो संवर्ती सूची का विषय है, और संवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों अपने कानून बना सकते हैं, तो वहां भी आप लागू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी है, पर निश्चित रूप से कि शिक्षा का अगर ये अधिकार, इसमें आरक्षण लागू होता है तो पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ही बेहतर बात होगी, और कहीं ना कहीं जो हमारा सामाजिक न्याय का हमारा जो सिद्धांत है संविधान का, उसको लागू करने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। हेमंत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी राखी जी। हाँ हेमंत जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस विषय को लेकर अलग अलग समय पे दिशा निर्देश करता आया है, और 15(5) की जो बात हो रही है अनुच्छेद, उसको लेकर भी एक हरी झंडी दी गई थी। मतलब ये बातें थी कि संवैधानिक अधिकार है और आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन यूपीए 1 की जो गवर्नमेंट थी वो पूरी प्रोसेस को लेकर आई। ये बात बिल्कुल सच है। 2006 का जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान एक कानून आया था, उसमें सरकारी संस्थानों में तो आरक्षण लागू किया गया, लेकिन निजी संस्थानों को रोक दिया गया। और उस वक्त पे आज वही 2 दशक के बाद वही कांग्रेस है, वही गवर्नमेंट है, उस चीज की मांग को उठाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट हो सकता है, या इस पर अभी वर्तमान में यदि करना कुछ चाहें तो क्या उस 15(5) के तहत ही इंप्लीमेंट होगा, या फिर बदलाव की जरूरत है, कानून बनाने की ही जरूरत पड़ेगी? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं निपुण जी की बातों से काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची का हिस्सा है, और संवर्ती सूची का हिस्सा होने के नाते जिन राज्यों के अंदर या केंद्र सरकार, दोनों को उसके ऊपर कानून बनाने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा पावर है। तो यदि कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर इस तरीके के बिल को ला सकती है और विधानसभा में उसको पारित करके अमेंड करवा के उसको कानून का रूप दे सकती है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके अंदर 3 लैंडमार्क जजमेंट्स दे चुका है, जिसमें अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ की जो जजमेंट थी वो 2008 में आई थी। इसके बाद में आईएमए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट 2011 के अंदर पारित की थी, और 2014 के अंदर प्रांतीय एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बड़े इलैबोरेट तरीके से 15(5) को सही ठहराया है।
पूर्ण रूप से विधि सम्मत ठहराया है और ठीक ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अगर इस चीज को लेके जाया जाता है तो एसएलपी या फिर रिट के माध्यम से ही उसको उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कि खुद चलकर इस विषय के ऊपर आगे कोई संज्ञान लेगा या सुमोटो कोई एक्शन लेगा, और उसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती क्योंकि ये सरकार का मामला है। सरकार चाहे तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, और जैसा कि मुझे लगता है मोदी सरकार इस मामले को लेकर काफी सीरियस भी है, गंभीर भी है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जैसे वक्तव्य आए हैं उन वक्तव्यों के हिसाब से, और पूर्व में अरुण जेटली जी ने भी इस विषय के ऊपर काफी प्रकाश डालते हुए जो इकोनॉमिक सेक्शन का जो आरक्षण है उसको लागू करने की भी मांग उठाई थी, और उसी पहल के चलते मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को निश्चित रूप से इसमें आगे आकर काम करना चाहिए। मैं अपने आप में इंडिविजुअली काफी खुश होऊंगा और अच्छा महसूस करूंगा यदि सरकार इस मामले पर संज्ञान लेती है और 15/5 के ऊपर कोई कानून लाती है तो। अब रही बात की 15/5 को सीधा सरकार लागू कर सकती है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि कोई भी कानून बनाने के लिए उसके ऊपर सबसे पहले बिल लाया जाएगा, उस बिल को सदन के दोनों पटलों पर रखा जाएगा, वहां से वो पारित होंगे, और पारित होने के बाद ही वो कोई अधिनियम या कानून का जामा पहन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है हेमंत जी, वापस आऊंगी। प्रबल जी मुझे सुन पा रहे हैं? ये सुन लो। हाँ, प्रबल जी नमस्ते। प्रबल जी, दो बातें आई हैं। एक तो ये कि इस वक्त पे ये जो मांग उठाई जा रही है अच्छा है, यदि कुछ अच्छा हो रहा है उसका वेलकम होना चाहिए, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। इतने सारे शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान हो गए हैं, यदि SC ST OBC पर आरक्षण देने की बात होगी तो एक बड़ा ग्राफ है, देखिए बड़ा उसका स्तर होगा जिसको करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये, अभी हेमंत जी ने एक बात बोली कि ये बात सच है, बिल लाने की जरूरत है, कानून बनाना होगा, सब कुछ सरकार के पाले में जाता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, निपुण जी ने जो बात उठाई, जब आप लोगों को पूरा मौका मिला था तभी इसको इंप्लीमेंट कर देते, आज इतने वक्त बाद इस मांग को फिर से उठाना क्यों? देखिए राखी, हमारे जो मानव संसाधन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री कहते हैं, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, और उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसका प्रावधान कराया। मंडल कमीशन वहां भी लागू होता, ओबीसी SC ST OBC के लिए था, तो उसको कोशिश की थी, और उसका आज बहुत बड़ा रूप ये निकला है। क्या तमाम प्रोफेसर जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे OBC समाज के आते हैं, पिछड़े आते हैं, तो सब ये OBC और ऐसे पिछड़े जो आ रहे हैं, मैक्सिमम जो आपको दिख रहे हैं इसमें विश्वविद्यालयों के अंदर, वो उन्हीं की दूरदर्शिता के और उनके जो इम्प्लीमेंटेशन करने के कारण, इसीलिए हमने एक पास भी कराया था, 15/5 का अनुच्छेद भी कराया, उसमें संशोधन भी कराया था, और उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कही गई थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि जब हम लोग उच्च शिक्षा में आरक्षण की बात, PC आरक्षण की बात चल रही थी, 47% रिजर्वेशन की बात चल रही थी, तो उस समय सबसे ज्यादा सड़कों पर कोहराम मचाने वाली RSS की तमाम विंग्स थी, जिसमें यूथ फॉर इक्वालिटी और बाकी अन्य थे, और आपको याद होगा कि उसमें इन्होंने सड़कों पर संग्राम कर डाला था। तो वो भी एक कारण रहा, RSS ने पूरा, भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश की और उसको रोकने की, आरक्षण की व्यवस्था को रोकने की कोशिश की। इस बार फिर दिग्विजय सिंह जी हैं, उसके अध्यक्ष हैं, और हमारे ये जयराम रमेश जी, तो ये सारे लोग एक सामाजिक न्याय की बात को कांग्रेस पार्टी कह रही है। अभी हमारे मैनिफेस्टो में जैसे हमने जिक्र किया था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन 50% आरक्षण भी देंगे और प्लस 50% प्लस की बियॉन्ड की भी बात करें, तो हम वो है फोकस है, हम लोग धीरे धीरे जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना के कारण यही सब है, विशेष रूप से जातिगत जनगणना क्यों कराना है कि जातिगत जनगणना इसीलिए कराना है कि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से कौन सा समाज कहाँ पीछे छूटा है उसका डाटा बेस आ जाएगा। जब डाटा बेस आता है तभी सरकारें जो है कुछ कानून बना पाती है। नरेंद्र मोदी की जो वर्तमान की नरेंद्र मोदी नीति, जो एनडीए की सरकार है, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार भी कहे, एनडीए की भी सरकार कहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 10 सालों से जनगणना, जातिगत जनगणना कराने के रोक, और जातिगत जनगणना से जो डाटा आएंगे उससे ही सरकारें काम करती है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये सरकार उसको कराने में एकदम ही ज्यादा मतलब
उसको करवाने में कहीं भी वो सीरियस नहीं, नॉन सीरियस मुझे दिख रही है। वो वोट तो लेना चाहती है, SC ST का, ओबीसी का, ओबीसी पिछड़ों का वोट तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है मिल जाए, हिंदू बनाकर उनको वोट चाहती है। लेकिन जब उनको राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से अगर उनका उत्थान होना, वहां पर वो रोक देती। तो मुझे लगता है कि इस समय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे आपको याद होगा कि तमाम विश्वविद्यालयों में, राजनीति विश्वविद्यालयों, बाकी अन्य विश्वविद्यालयों में तमाम कोर्सेज खत्म कर देगा। प्राइवेटाइजेशन का पूरा बोलबाला है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा है। तो इस समय की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि इस समय SC ST OBC के लिए, आदिवासियों के OBC के लिए और SC के लिए विशेष रूप से आरक्षण का प्रावधान प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया जाए। और हम इसके लिए सरकार को बाध्य करें, सरकार को बाध्य होकर इसके लिए कानून बनाना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सरकार जाएगी, क्योंकि और इससे सरकार का जो चेहरा है SC ST OBC विरोधी चेहरा, वो भी बेनकाब होगा। मुझे लगता है कि इस चीज को सरकार को समझना होगा, अन्यथा इस सरकार की विदाई भी निश्चित। ठीक है, खेमचंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? सॉरी, उस समय डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है खेमचंद जी, क्योंकि निजी शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC के आरक्षण की बात हो रही है। यूपीए गवर्नमेंट को जो मौका मिला 2006 में, बहुत सारे पॉइंट्स अभी प्रबल जी ने बताए जिसकी वजह से नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी। लेकिन आज वर्तमान में, अभी के समय में ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी एक जिम्मेदारी जो होती है, या पूरा का पूरा कहना चाहिए कि गेंद जो होती है ना, वो सरकार के पाले में है कि वो चाहेंगे इसको कर सकते हैं, और इसीलिए मांग भी की गई है। क्या स्टैंड होगा सरकार का? देखिए, इस समय जो विपक्ष है वो डिस्ट्रक्टिव विपक्ष है, वो कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहा है। वो फेस टू फेस आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ वो पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहा है। उनको मुंह की खानी पड़ रही है, स्टेट्स में मुंह की खानी पड़ रही है, उनको नेशनल इलेक्शन में भी मुंह की खानी पड़ी। तो अब वो क्या कर रहे हैं? तोड़ो, रिस्ट्रिक्शन फैलाओ, समाज को जाति के आधार पे तोड़ो, समाज को एरिया के आधार पे तोड़ो, भाषा के आधार पे तोड़ो। तो आप देख रहे हैं पीछे क्या किया कि साउथ इंडियन जो अपने स्टेट्स हैं उनकी अलग से मीटिंग की, भाषा के आधार पे कंफ्यूजन फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अब कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप आरक्षण दीजिए। हमारी पार्टी का ऑफिशियल क्या रुख होगा ये जल्दी सामने आ जाएगा पार्लियामेंट में भी, क्योंकि जिस तरीके से बात रखे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा पर्सनली महसूस करता हूं कि ये लोग जो 60-65 साल तक सत्ता में रहे, जो ओबीसी को भी आरक्षण नहीं दे पाए, वो आज प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करते हैं। जो आप सत्ता में थे, पावर में थे, क्यों नहीं दिया? राजीव गांधी जी की बड़ी बड़ी स्पीच है, वो तो कहते थे कि भाई अगर हम आरक्षण देंगे ओबीसी को तो जो क्वालिटी है वो डाउन होगी, क्वालिटी नहीं आएगी, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज होगा। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण के पक्षधर हो गए? ये कहलाता है पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव राजनीति, कि आप सीधा नहीं कर रहे तो चलो ठीक है, लोगों में आपको कंफ्यूजन फैला दो। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दे सकते नहीं दे सकते बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। आज हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके साथ साथ विदेश की यूनिवर्सिटी है उनको भी यहाँ पे बुलाया गया ताकि हमारे स्टूडेंट विदेशों में ना जाए। अगर हमारे स्टूडेंट विदेशों में जा रहे हैं, सीधा इसका मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा पैसा बाहर जा रहा है। जब हमारा पैसा बाहर जा रहा है, उस पैसे को रोकना है, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना है, तो कैसे हम उनको ऐसा माहौल दें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे अपने यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन ले सकें, और जो प्राइवेट संस्थान है या अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज हों। तो ऐसे माहौल में किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि पूरी तरीके से कांग्रेस जो इस तरीके का मुद्दा उठा रही है वो अनजस्टिफाइड है, खुद कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब आमने सामने एक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है तो वो कंफ्यूजन फैला रही है, डिस्ट्रैक्शन फैला रही है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। तनुज जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी तनुज जी, राखी जी हाँ जी। एक सेकंड तनुज जी, एक सेकंड। हाँ प्रबल जी बोलिए। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तो आ ही गया। ये कितना ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासियों से नफरत करते हैं। ये वो कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में ओबीसी के, एससी के बातें कर रहे हैं। राजीव गांधी ने एंटी ओबीसी दी थी, मैंने नहीं दी। वर्तमान समय वर्तमान में स्टैंड है आज भी बनाया, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, आज कैसे? अगर निजी विश्वविद्यालयों में
आरक्षण का प्रावधान होगा, आप आरक्षण विरोधी हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी, SC ST OBC विरोधी है, ये पूरा भी आपका आ गया। और ये जो देश विदेश में रहे आपके आयोग तक नहीं बनाया, आप कह रहे हो वो सही नेता जो है SC ST OBC का के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। जी चलिए ठीक है तनुज जी, एक बात है, निजी शिक्षण संस्थानों का जो दायरा है वो काफी बड़ा है, हम ये सब जानते हैं। और यदि आरक्षण की बात आ रही है SC ST OBC के लेवल पर, जो एक मांग को रखा गया इतने लंबे वक्त बाद, जब होना तो नहीं हुआ, आज वर्तमान में क्या उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या मानते हैं? और यदि होना चाहिए तो क्या वो उतना सकारात्मक रूप से हो पाएगा? उस दायरे को समझ के देखिए, क्योंकि एक बड़ा प्रभाव हम देखेंगे यदि ये इम्प्लीमेंट होता है तो। देखिए, आर्टिकल 14 सब क्लॉज 5 के अंदर जब मेंशन किया है, इसको सबसे पहले समझना होगा कि ये आर्टिकल के अंदर सन 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और अर्जुन सिंह जी जो कि फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया था, इस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था। और इस आर्टिकल में अमेंडमेंट के तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी रिजर्वेशन को मान्यता मिले, ऐसा इसके अंदर संशोधन किया गया था। आज बेशक रूप से विपक्ष में, कांग्रेस में के द्वारा ये मांग जरूर की जा रही है, लेकिन एक बेहद बड़ा प्रश्न ये है कि 2006 के इस अमेंडमेंट के बाद से 2013 लास्ट, और हम कहेंगे 14 तक जो है यूपीए की गवर्नमेंट थी। लगभग अगर बात करें तो 8 साल तक लगातार सरकार, सत्ता, ताकत सब कांग्रेस के पास थी, जिसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट उनकी सरकार के अंदर संशोधन हुआ है। तो क्यों उन 8 साल में कभी इस और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर आरक्षण को लेकर के मुद्दे की बात कभी पार्टी के नेताओं ने नहीं करी, ना ही इतने बड़े महत्वपूर्ण बदलाव जो कि आपने सीधे संविधान में किया है, उस अमेंडमेंट के बावजूद उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है राखी जी कहें। दूसरा, अगर आज डिमांड की जा रही है या मांग की जा रही है, आपने निश्चित रूप से संविधान में संशोधन किया है, संविधान के अंदर उसको मेंशन किया है, लेकिन क्या उसके संबंध में कोई और कानून ऐसा जो कि उसको लागू कराता हो, वो कहीं स्पष्ट रूप से अभी स्थिति में दिखाई नहीं देता है। ऐसे में सरकार से मांग अपनी जगह यथावत है, लेकिन वो आरक्षण की जो सरकार की कार्य प्रणाली है वो कितना उसे बाध्य करेगी, या कौन से कानून के तहत इसको बाध्य कराया जाएगा, ये जरूर समय आने पे हमें देखना होगा। जी राखी जी। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि आरक्षण हमेशा ऐसा रहा है, जातिगत आरक्षण तो एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जब निजी शिक्षण संस्थानों पे आ जाए, बात स्टूडेंट्स की होने लगे, SC ST OBC में आरक्षण की बात होने लगे, सुनने में एक तरफ लगता है अच्छा है, आप करिए, दिया जाना चाहिए, लेकिन हर एक चीज का एक पहलू होता है, उसको समझना पड़ेगा कि पहले जब सरकार लाई फिर वो किसी कारणवश नहीं हुआ, आज वर्तमान में इस मांग को उठा रहे हैं, वो होगा कि नहीं होगा, उस पर बिल लाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दे चुका है। तो ये जो आरक्षण पर ये एक जो मांग उठाई गई है, इसको कितनी जायज मानते हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसके पहलू को वाकई एक फायदा पहुंचाने की दृष्टि से देखते हैं या कोई राजनीति इसके पीछे? नहीं, देखिए राखी जी, जहाँ तक सोशल जस्टिस की बात है, अगर उस मुद्दे को लेते हैं तो इसे जायज मान सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 में जब ये बिल आया और जिस तरह से 15(5) के तहत इसमें जो है प्रावधान किया गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार के तहत जो है सारे शिक्षण संस्थाओं को में आरक्षण की बात कही गई, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थाओं में तो लागू हुआ, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं हुआ। अब 2005 से लेकर 2025 आ गया, इन 20 सालों में आपने देखा होगा कि निजी शिक्षण संस्थानों का कितना विस्तार हुआ। आप देखिए, बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय, जहाँ कभी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज 20-20, 25-25 एक राज्यों में विश्वविद्यालय, कहीं तो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 55 के आसपास जो निजी विश्वविद्यालय हैं, तमाम मेडिकल कॉलेजेज हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज चलाने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो चुका है।
आज जो ये डिमांड की गई है, जो संसदीय स्थायी समिति के माध्यम से, जो शिक्षा समिति के माध्यम से बात उठाई गई है, तो एक सुझाव दिया गया वहाँ से कि सरकार इस पर अमल करे। अब रही बात है कि कांग्रेस ने क्या किया, वर्तमान सरकार क्या करेगी, हमें लगता है कि अगर इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग भी जो प्रबंधन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। आप देखिए कितनी कैपिटेशन फ़ी है आज की डेट में मेडिकल कॉलेजेज में, तमाम जगहों पर। अगर वहाँ आरक्षण हो जाता तो निश्चित रूप से वहाँ नुकसान होगा। ऐसे कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ कैसे चलेंगे, उनको किस तरह से रन करने की व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों पर अगर आप जाएंगे। और दूसरी तरफ शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है, ये भी एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा होता है। लेकिन हमको लगता है कि गुणवत्ता का जहाँ तक सवाल है उसको एक तरफ एक किनारे रखने की ज़रूरत है। हर समाज में लोग जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लोग हैं, इसलिए उसको ये कह के खारिज कर देना कि इससे गुणवत्ता प्रभावित होती है, मैं ये नहीं मानता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो आज ये मसला उठा है, जो बात जयराम रमेश ने उठाया है, अब वर्तमान सरकार इसको 15(5) के तहत उसमें क्या प्रावधान है, क्या कोई नया कानून लाया जाएगा जिसके तहत जो निजी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर एक बड़ी लंबी बहस भी हो सकती है और हमें लगता है कि ये बहस का मुद्दा बन चुका है। आज की डेट में जिस तरह से इस मसले को उठाया गया है, चाहे कांग्रेस हो, विपक्षी दल हो जो सबसे बड़ा दल है, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या उसके घटक दल हो, इनको ये सोचना होगा कि इस दिशा में आगे क्या कदम उठा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज की डेट में ये मुद्दा काफ़ी अहम हो जाता है जब इस तरह का एजुकेशनल नेटवर्क है निजी शिक्षण संस्थानों का, और अगर ये मांग उठाई जाती है तो हमें लगता है सरकार कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी। और इस मामले में किस तरह के कानून आने चाहिए, क्या लागू करना चाहिए, इस पर भी सरकार को विचार करना होगा। इससे किनारा नहीं किया जा सकता है। और आज ये जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एक नई बहस को जन्म देता है। बिल्कुल। निपुण जी सुन पा रहे हैं? निपुण जी, चलिए, निपुण जी हमारे साथ नहीं है चर्चा में। हेमंत जी, क्योंकि एक सवाल सुप्रीम कोर्ट का तो आपने बहुत क्लियर कर दिया कि जो भी उनका डिसीजन उस पर होना था वो बहुत क्लियरली पहले हो चुका है। बात ये आती है हेमंत जी कि एक कांग्रेस की तरफ से जो बात आ रही है वो ये आती है कि यदि सरकार या भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है तो 15(5) के तहत इसको आप इस मांग को पूरी कर दीजिए, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं जाएगी। क्या वर्तमान में सिर्फ इसी के थ्रू ये प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा या इसके लिए कुछ और चीजों का प्रावधान करना पड़ेगा? राखी जी, अभी तो मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए और आपकी जनता के लिए एक चीज और रिवील कर देता हूं कि आर्टिकल 15(5) के अंदर जिन लोगों ने इनका अमेंडमेंट किया था उन लोगों ने एक लूप होल इसमें और छोड़ा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के द्वारा रन की जाने वाली कॉलेजेस में और शिक्षण संस्थानों के ऊपर आर्टिकल 15(5) लागू नहीं होता है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप एक निजी शिक्षण संस्थानों की डेफिनेशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे? और रही बात इसके अंदर की इसके अंदर ऑलरेडी आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 सब सेक्शन जी इसके ऊपर बड़ा क्लियरली बोलती है कि किसी भी सोशल रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति को या शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए व्यक्ति को आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट को कोई हर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 15(5) को पूर्णतः विधि सम्मत और वैध ठहराता है। इसके अंदर कांग्रेस, ये मुझे सिंपली जिस तरीके से कांग्रेस का इस समय ये स्टेटमेंट आना और ये सुझाव समिति की अनुशंसा के ऊपर इस ज्वलंत मुद्दे को इस तरीके से उठाना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि माननीय सिर्फ केवल बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, समवर्ती सूची का विषय है। इसके ऊपर कांग्रेस जितना बीजेपी को घेर रही है उतना कांग्रेस स्वयं को भी घेर सकती है। यदि अपनी जिम्मेदारी और इस मैटर को कांग्रेस सीरियस लेना चाहती है तो अपने शासित राज्यों के अंदर जिनमें कांग्रेस की सरकार है वहां पर इसको बिल को लेके आए, उसके अंदर इसके ऊपर डिबेट कराए, डिस्कशन कराए और उसके बाद में इसको कानून के रूप में दे। यहाँ सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा एक है कि जो चीज मैं नहीं दे पा रही वो उस चीज के ऊपर अब मैं सरकार को घेर लूं। ठीक है। प्रबल जी,
एक मांग है हेमंत जी की, क्योंकि कानून मामलों के जानकार हैं, लेकिन उनको लगता है एक सुझाव के तौर पर उनकी बात को लिया जा सकता है। कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, क्या उस पर आप पहले एक कदम आगे बढ़ाएंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खेमचंद जी कह रहे हैं वेट एंड वॉच, कुछ चीज आएगी, करना तो पड़ेगा, इसको ऐसे होल्ड नहीं कर सकते। देखिए, पहले सरकार से हमने पहले करने दीजिए, हमें जो करना है वो हम करेंगे, ये चिंता मत करिए। ये एक नई 10 वर्षों में एक नई चीज हुई है कि जब भी केंद्र सरकार से कोई मांग की जाती है तो पहले ही विपक्ष के बारे में बात की जाए, विपक्ष क्या कर रहा है, सवाल विपक्ष से होने लगता है। ये पहला बड़ा ही पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाव में एक इकोसिस्टम बना हुआ है। वो विभिन्न माध्यमों से आता है और सीधे विपक्ष पे हमलावर हो जाता है, विपक्ष से ही सवाल करने लगता है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, इकोसिस्टम है, आरएसएस इकोसिस्टम है, मोदी इकोसिस्टम है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो करेंगे भी भाई, उनका काम है बचाव करना उनको। नहीं सर, ऐसा हेमंत जी, बिल्कुल भी नहीं है। हेमंत जी तो कानून मामलों के जानकार है प्रबल जी, मैं उन्होंने तो एक सुझाव के तौर पर ये बीजेपी का बात कही। पक्षधर हूँ ना, मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, मुखर विरोधी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं लेमैन हूँ, एज ए लेमैन में बात कर रहा हूँ कि आप यदि चाहें तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेमंत जी, ये बात पूरी थी कि आप अगर निष्पक्ष थे तो आपको कहना चाहिए था कि ये बात हो सकती है, किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ही कर दे और केंद्र में सरकार ना करे, मुख्य मुद्दा तो केंद्र के ये लोकसभा, क्योंकि इस समय मुद्दा आपके द्वारा उठाया गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ये संसद की जो समिति है उसके अंतर्गत वो मुद्दा है ना, कि संसद केंद्र सरकार के ऊपर कहेगा। नहीं, बट अगर कांग्रेस इस मैटर पे सीरियस है तो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, आप चाहें तो अपने रूलिंग स्टेट्स में ला सकते हैं इसको। कांग्रेस पार्टी तो सीरियस है, जाति का जनगणना के लिए तो करा रही है ना, तेलंगाना में 42% अभी आरक्षण का दिया है। शिक्षा पे भी थोड़ा सीरियस हो जाइए। सीरियस है, अगर हम सीरियस है तभी तो हम तेलंगाना में 42% आरक्षण दिया है, और भी करेंगे, चिंता मत करिए। हमारे पास जैसे ही डाटा आया हमने 42% आरक्षण की बात कर दी, आरक्षण दे दिया, ऐलानिया कर दिया। तो हमें जो डाटा मिलता, हम मुख्य मुद्दा ये है कि हमें डाटा मिलता रहेगा, हम करते रहेंगे। हमारे पास 3 जगह गवर्नमेंट है, उसमें से एक गवर्नमेंट तेलंगाना 42% आरक्षण दिया, अभी और भी हम आरक्षण देने की बात करेंगे और भी बढ़ाएंगे, जो हम वादा करते करेंगे। लेकिन अभी जो मुद्दा है संसद की समिति का मसला है, और संसद की समिति ने केंद्र सरकार से कहा है, केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, पहले केंद्र सरकार तो करे कुछ। ठीक है, केंद्र सरकार ना कुछ। मैंने तो सर बहुत शुरू में ही बोल दिया था कि आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इफ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ रूल। हेमंत, मैं आपके साथ कोई डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बड़े ही बचाने की कोशिश दाएं बाएं करके बड़े नरेंद्र मोदी को देने की कोशिश है। नहीं बचा रहे, वो तो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट होगा तो वो सबसे ज्यादा खुश होंगे। हेमंत जी बहुत खुश होंगे यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं हेमंत जी, मैं रोज डिबेट में ही रहता हूँ, अब बातों को सुनकर ही समझ लेता हूँ कि हाँ ठीक है। प्रबल जी एक सेकंड। हाँ खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए प्रबल जी जिस तरीके से एडवोकेट कर रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि भाई 60-65 साल वो सत्ता में नहीं थे, वो कभी सत्ता में नहीं थे, उनके पास पावर नहीं है। भारत में फेडरल सिस्टम नहीं है, फेडरल सिस्टम में स्टेट्स के पास अपनी पावर है। अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो कर्नाटक में करके दिखाएं, आप तेलंगाना में करके दिखाएं, आप हिमाचल में करके दिखाएं। ये मॉडल है, प्रैक्टिकल मॉडल है। आपके मॉडल इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप केंद्र में नहीं कर पाते। सुन लो प्रबल जी, मैंने आपको सम्मान देते हुए आपको पूरी तरीके से सुना है। अब आप पहले तो सत्ता में रहते हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं, एक परिवार के लीडरशिप में सत्ता में रहते हैं, वही परिवार संसद में खड़े होके धज्जियां उड़ाता है, और फिर आप ये कहते हैं कि नहीं अब हम डिमांड करते हैं जी, अब हमारा जो है ना मन परिवर्तन हो गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है। आपका हृदय परिवर्तन हो गया है। खेमचंद जी, कांग्रेस कह रही है, जयराम रमेश कहते हैं यदि आप संविधान को मानते हैं तो आप 15(5) के तहत इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है। अब बीजेपी आगे जाए, पीछे आए, रुक जाए, होल्ड कर दे, ये सब आपको करना है। नहीं, हमें जो करना है ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की आ जाएगी, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप केंद्र में सत्ता में थे तो क्यों नहीं किया? आप स्टेट में भी सत्ता में क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप वही लोग हैं जो एएमयू अलीगढ़
यूनिवर्सिटी में आप रिजर्वेशन SC ST को OBC को नहीं देने देते, आप जामिया मिलिया में आप SC ST को OBC को रिजर्वेशन नहीं देने देते, उसके लिए आप नो कहते हैं। तो आप खुद जो आरक्षण विरोधी रहे हैं, आज आप कहते हैं कि नहीं, कि जब हमने प्रॉपरली OBC को आरक्षण दिया, मान सम्मान दिया, उनके लिए आयोग भी बनाया है, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो चलो ठीक है, रिस्ट्रिक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दे दो। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देके आप दिखा तो दो ये मॉडल। पहले कोई चीज प्रपोज करने से पहले अगर आपके पास कोई पावर नहीं होती, तो मान जाता कि आप किसी भी स्टेट में रूलिंग में नहीं होते, तो आपके पास पावर नहीं है, ठीक है, आपने सही से फ्लोट किया है, तो उसके बाद डिस्कशन होगा मॉडल का, ठीक है। लेकिन अभी तो आप पावर में है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट इन कर्नाटका, व्हाई नॉट टू स्टार्ट इन तेलंगाना, व्हाई नॉट टू स्टार्ट इन हिमाचल, करके दिखाओ, फिर वो मॉडल देखेंगे किस तरीके से सक्सेसफुल है। सर, मुझे तो एक बात है जो मैंने इस चर्चा की शुरुआत में कही थी कि इसका दायरा बहुत बड़ा है और होगा, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, क्या इतना आसान होगा? मैंने तनुज जी से पूछा था। अब क्योंकि हेमंत जी ने एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए एक छोटी सी चीज को जो जोड़ा, वो मेरे उसी सवाल से कनेक्ट हो जाती है कि जैसे उन्होंने अल्पसंख्यक का एक यहाँ पर उदाहरण दिया कि यदि उस तरह के कोई इंस्टीट्यूट संचालित कर रहे हैं तो वहां तो लाइन ही नहीं है, वो तो रूल में ही नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा? आप ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से निजी शिक्षण संस्थान, उसका भी एक लिस्ट लाइए, ये बड़ा सवाल है सर। राखी जी सुनिए, एक बात कह रहा हूँ, सुनिए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की जहां तक बात है, क्या हमारे देश में माइनॉरिटीज को आरक्षण देने का कोई प्रावधान है अभी तक OBC के अलावा? अगर आरक्षण, अरे भाई यहाँ पे अरे भाई नहीं है तो आप तो आरक्षण खा रहे हैं, आप आरक्षण मांगने की बात कर रहे हो माइनॉरिटी के लिए, फिर वही आप बात करें SC ST OBC के आरक्षण की। पहले सुन लीजिए मानव, अभी भी मराठीज के अपलिफ्टमेंट की जरूरत है और उनके इंस्टीट्यूशन अगर अपलिफ्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना कि मराठीज के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो वो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, तो वो माइनॉरिटी में जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे SC ST OBC को क्यों नहीं मिल रहा? क्यों वहाँ पे? तो अगर माइनॉरिटीज को गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी तो कौन फंड करेगा? कर रही है तो अच्छा ही कर रही है ना, कितनी बातें कर रहे हैं। SC से ज्यादा आपके लिए माइनॉरिटी इंपॉर्टेंट है। SC ST OBC का अपलिफ्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो कहता है कि और OBC जिसकी अपलिफ्टमेंट जरूरी है सामाजिक परिदृश्य की वजह से, तो उसके लिए आप सीरियस ही नहीं है ना, पहले सीरियस थे ना आप सीरियस हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कितने हैं, मराठी कॉलेजेस कितने हैं? अरे पहले तो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उनको रिजर्व कर लो। अभी जो मांग है इस पर क्या होगा, ये इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं रोकूंगी सर, खेमचंद जी और प्रबल जी, मैं दोनों को रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। तनुज जी कैसे इसको क्लैरिफाई करें, इस दायरे को, जो ये दायरा हमारे और आपके सामने है, जो एक माइनॉरिटी की बात आ रही है, मैं तो इस तरह से उसको लूंगी कि है निजी शिक्षण संस्थान, मतलब निजी शिक्षण संस्थान। अब उसको कौन चला रहा है, कौन माइनॉरिटी का है, कौन नहीं है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? ये तो शुरुआत से एक चीज हो गई, हो ही नहीं पाएगा ऐसे। तो फिर देखिए, वही एक जो पूरा फॉर्मूला कुछ भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक फॉर्मूला बनता है, एक तरीके से सेग्रीगेशन करने की बेहद आवश्यकता होती है, लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूट्स की बेहद आवश्यकता होती है। इस तरीके की कोई लॉ जिसे सशक्तिकरण के साथ में ये इम्प्लीमेंट कराने की बात कर रहे हैं, वो लॉ यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। राखी जी, इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर इसको लेकर के संविधान में संशोधन जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून में एक लागू कराने के लिए कमी देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमेटी की भी अगर ये बात लाते हैं, जिस वजह से बार बार उठा है या इस तरह की चर्चा हो रही है, तो बेशक वो मुद्दा है, अपनी जगह हो सकता है, लेकिन इसका रिजर्वेशन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल, ये फिजिबल होगा, इसके लिए एक लॉ की बेहद आवश्यकता इसको इम्प्लीमेंट कराने हेतु यहाँ पर दिखाई देती है। जी।
और ये तभी हो पाएगा जब बिल आएगा, तब उस पर चर्चा होगी, फिर वो पारित होगा, फिर वो कानून बनेगा, तब इस पर होगा। एक लंबी प्रोसेस तो है, लेकिन फिलहाल तो सहमति का इंतजार हो रहा है। जो सरकार के पाले में गेंद गई है, जो कांग्रेस ने एक मांग तो उछाल दी और वाकई में एक चर्चा और बहस का विषय तो है कि इस पर क्या होगा, तो ये उस चीज को देखना होगा। आरपी श्रीवास्तव जी, ये एक लाइन अभी ह्यूमैनिटी की जो जुड़ी गई है अल्पसंख्यकों की यूनिवर्सिटीज को लेके, ये एक अहम पहलू यहां जुड़ता है जो अभी हेमंत जी ने बताया। तो ये तो एक नए सिरे से फिर इस पर इनको जाना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि निजी शिक्षण संस्थान मतलब सारे निजी शिक्षण संस्थान। ये बात सही कह रहे हैं कि निजी संस्थान मतलब सारे निजी शिक्षण संस्थान है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो मुद्दा उठाया हेमंत जी ने, माइनॉरिटीज़ वाला। अब देखिए, जब ये लॉ बनेगा, जब इस पर बहस होगी, जो मुद्दा सामने आया है आरक्षण को लेकर के कि निजी शिक्षण संस्थानों में ST SC और OBC को आरक्षण दिया जाए, अब सवाल ये उठता है कि क्या इन संस्थानों में भी दिया जाएगा जो माइनॉरिटीज़ के हैं, या माइनॉरिटीज़ के लोगों के लिए कोई अलग से तो आरक्षण की व्यवस्था है नहीं। तो मुझे लगता है कि इस पर व्यापक चर्चा होगी संसद में, और अगर कोई ऐसी कोई बात आती है और जो जिस तरह से 15(5) के बारे में जो है कि शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए, निजी शिक्षण संस्थान हो या फिर सरकारी शिक्षण संस्थान हो। सरकारी शिक्षण संस्थानों में तो हो गया, लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों में अभी नहीं हुआ। अब कहने का मतलब यह है कि अब जो कोई कानून, जैसे कहा ना कि स्पष्ट कोई कानून आना चाहिए, और निश्चित रूप से संसद से ही कानून पास होगा, तो अब वहाँ भी देखना होगा कि क्या सरकार इसमें किस तरह से इसको लेती है, संज्ञान में लेती है, और जो स्थायी शिक्षा समिति है जिसके सुझाव आए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि वो देखिए संसदीय समिति है और उस सरकार को उसने अपने सुझाव दिया है। अब किस स्टेट में किसकी सरकार है, कौन कहाँ लागू करता है, कौन कहाँ नहीं लागू करता है, ये तो पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है कि भाई आपने अपने राज्यों में क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा आपने क्यों नहीं किया। लेकिन ये चूँकि मामला केंद्र सरकार के पाले में है, और हमें लगता है कि केंद्र सरकार के जो संज्ञान में भी है, अगर ये सारी चीज़ें आती हैं और संसद में इस मुद्दे को लेकर के कोई बिल आता है या कोई बहस होती है, तब उस समय देखना पड़ेगा कि कौन दल किसके समर्थन में है। क्या अल्पसंख्यकों के को जो है उनके शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की बात हुई तो उसमें कांग्रेस अगर इसका विरोध करती है तो एक्सपोज हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है, हमें लगता है जहाँ तक सोशल जस्टिस की बात है, ये पूरे सारे संस्थानों में होना चाहिए, और अगर होता है तो, और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। एक गुणवत्ता वाली बात जो है सामने आ गई है, तो हमें लगता है कि गुणवत्ता जैसा प्रश्न उठाना, जब सरकारी शिक्षण संस्थाओं में इस तरह का आरक्षण है और वहाँ गुणवत्ता आ रही है, तो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में क्यों नहीं आ सकती है। अब ये सवाल, ये तो बहस का मुद्दा है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा होगा। और जहाँ तक जातिगत जनगणना और सारी चीज़ों को इसी से जोड़ करके जो है राजनीतिक दल अपने आगे का एजेंडा सेट करेंगे। बिल्कुल, और ये बात सच है कि अब इंतजार सरकार के जवाब का है कि उनकी तरफ से इस पूरी मांग के बाद कांग्रेस की तरफ से जो उठाई गई है उस पर वो अपना एक पहला बयान या प्रतिक्रिया क्या जारी करते हैं, इसका इंतजार रहेगा। खैर, समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्या बदलेगा सियासी समीकरण, क्योंकि निजी शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC के आरक्षण की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक अल्पसंख्यक यदि रन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी है, तो वहां तो आरक्षण का प्रावधान नहीं, आप उनको कैसे देंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस शुरू से चलेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि जो मांग उठाई गई है, जो शिक्षा की एक समिति की तरफ से आई है, संसद से तमाम चीजें आई हैं, तो सरकार की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है कि वो इस पर क्या एक स्टैंड लेते हैं, क्या बयान जारी करते हैं। और क्योंकि सभी लोगों ने कहा होगा तो अच्छा होगा, वेलकम होना चाहिए, फायदा होगा, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसकी भी एक रूपरेखा सामने देखनी होगी। तो फिलहाल इंतजार अब सरकार की तरफ से है कि वो क्या इस पर स्टैंड लेते हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।